हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का क्विक रिवीजन और चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो बेसिक से एकदम उठाते हैं। तो डिटर्मिनेंट में होता क्या है कि अपने को कोई भी एक ऐसे सिंबल गिवन होता है a1 a2 b1 b2 और उसको अपन एक्सपैंड करके लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। तो हमें मिलता है a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और इसी को ये अपना टू ऑर्डर टू का, ठीक है, ऑर्डर टू का मतलब दो, टू क्रॉस टू का। और यहीं पे अगर अपन इसको थ्री के अंदर ले जाएं, A11 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करने के काफी सारे तरीके हैं। आप रो के अक्रॉस भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम के अक्रॉस भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो अपन किसके अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे, इस वाले रो के अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले A1 एज इट इज रखो और देखो इसको और इसको भूल जाओ, तो कितना बचा, इतना वाला। इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, B2 C2 B3 C3, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या करना है, अपन इस पे करेंगे अब B1 के ऊपर, ठीक है, B1। अब ये वाला भूल जाओ, तो कितना बचा A2 A3 C2 C3, ठीक है, प्लस अब अगला 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 क्या है, इसको भूल जाओ, तो यहां कितना आ जाएगा A2 A3 C2 B3 B2 C3, ठीक है, इस तरीके से खुल जाएगा। अब भाई इसको पता है कितना लिखेंगे अपन, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप रो वन के अक्रॉस ही एक्सपैंड करें, सही बात है, जरूरी नहीं इसके अक्रॉस ही करो। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि फायदा रो हो सकता है कॉलम वन के अक्रॉस करने पे हो, कॉलम टू के अक्रॉस हो, या फिर रो थ्री के अक्रॉस हो। तो अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसके चाहे उसके अक्रॉस एक्सपेंड कर सकते हैं। साइन कैसे होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन चलता है इसका, ठीक है। ये जो साइन आ रहे हैं ना, प्लस माइनस प्लस, इनका साइन कैसे चलेगा, इस हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका। अब आते हैं फटाफट माइनर्स के ऊपर। माइनर्स के बारे में बात करते हैं। माइनर्स का फंडा भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट गिवन है। अगर आपको कोई बोले कि भाई इसका माइनर निकालो, तो करना क्या है, इसको इसको छुपा लो, बस इतना सॉल्व कर दो, B2 C2 B3 C3 B2 C3 माइनस C2 B3, यही है आपका माइनर। हर पॉइंट के लिए, हर लोकेशन के लिए एक अलग अलग माइनर निकलेगा। ऐसे ही इसका अगर माइनर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका माइनर निकालने के लिए देखो इसको इसको गायब कर लो, तो कितना बचेगा आपके पास, A2 C2 A3 C3, तो ये कितना हो जाएगा A2 C3 माइनस C2 A3। बस समझ गए माइनर निकालने का सिस्टम, बहुत सिंपल है। और यही अपन कोफैक्टर की बात करते हैं, अपन कोफैक्टर का भी एकदम एग्जैक्ट मेथड है, कुछ भी अलग नहीं करना है उसके अंदर। बस फर्क ये होगा कि जैसे कि ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है, सपोज इसका मैं नाम लिख देता हूं A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से लिखा। और अगर मैं कोफैक्टर A11 का निकालना चाहता हूं, कोफैक्टर A11 का निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है, -1 की पावर आई प्लस जे, यानी कि 1+1, और यहाँ पे माइनर ऑफ 1 1, और माइनर कौन सा था, यही था माइनर, ठीक है, वही आ जाएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है कोफैक्टर का, कि -1 की पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट लिखा है ना नीचे, A I J, ये वाली वैल्यू, और MI J, बस ये आपका कोफैक्टर हो गया। तो ये तो होगी चुटर पुटर बातें। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी कि अगर A1 A2 A3 आपको गिवन है, B1 B2 B3 आपको गिवन है, C1 C2 C3, ये आपको डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर मैं रोज को कॉलम बना दूं, कॉलम को रोज बना दूं, यानी कि अब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से अगर मैं कॉलम और रोज को इंटरचेंज कर देता हूं, तो मेरे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है।
इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। एक्चुअली में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें कौन चीज होती है, डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करने पे डिटर्मिनेंट पे कोई भी चेंज नहीं आता है। दूसरा, अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना या फिर कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना। जैसे कि ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, मान लो मैंने रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर दिया, तो ए यहां पे क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 ऊपर आ जाएगा, नीचे a1 a2 a3 बच जाएगा, यहां आ जाएगा c1 c2 c3। तो इस तरह की डिटर्मिनेंट बन जाएगी। अब डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आएगा, अपन ने कितने नंबर ऑफ चेंज किए, एक चेंज किया, तो अगर आप ऑड नंबर ऑफ चेंज करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, सही है, एक माइनस साइन के साथ आ जाएगा। और अगर आप इवन नंबर ऑफ चेंजेस कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर इसी के अंदर मैं वापस से क्या करूं, रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज कर देते हैं सपोज, तो ये हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3 a1 a2 a3। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब मेरे जो डिटर्मिनेंट आएगा ना वो सेम आएगा, मतलब इवन नंबर ऑफ चेंजेस डिटर्मिनेंट में नो चेंज, और ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करता हूं मैं रोज या कॉलम्स को, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी अपनी वो है, वो कहती है अगर आपके किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, मतलब ए बी सी, ठीक है, दिया हुआ है। अगर यहां पे आपको किसी ने ई एफ जी और ई एफ जी ऐसे करके दे दिया तो इसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। यानी कि टू रोज या कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो अपन किसी भी डिटर्मिनेंट को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको डिटर्मिनेंट दिया उसमें के कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी, ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस तरह से दिया है, इसमें के मल्टीप्लाई करना है। तो के क्या होगा, किसी भी एक रो के अंदर या कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होगा, पूरे मैट्रिक्स या पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी भी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। किस तरीके से होगा, के a1 के a2 के a3 के c1। और ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, जब आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत काम आती है ये। के a2 के यहां नहीं आएगा, a3 b1 b2 c1 c2, ठीक है, अरे b2 b3 c2 c3, सही है। तो इस हिसाब से आप स्केलर क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपको ऐसे कोई डिटर्मिनेंट दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z, और यहां पे a2 a3 b2 b3 c2 c3, तो इसको आप तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस यहां कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड a2 a3 b2 b3, ठीक है, c2 c3। इस तरीके से खुलेगा भाई, समझ गए आप। एक आखिरी बहुत ही काम की प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई भी दो रोज और कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हो। कैसे, अगर देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरीके से गिवन है, और सपोज ये मेरी क्या है, रो वन है, ये रो टू है, रो थ्री है। अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा सकता हूं रो वाइज, तो मतलब रो में जैसे रो वन प्लस ट्वाइस ऑफ रो टू, ऐसे करके ऑपरेशन लगा सकता हूं। इससे क्या होगा, जैसे कि a1 प्लस 2a2 b1 प्लस 2b2 c1 प्लस 2c2, और नीचे कोई इंटरचेंज कोई भी चेंज नहीं आएगा, a2 a3 b2 b3 c2 c3। तो मतलब आप कोई भी दो रोज को ऐड कर, रो और कॉलम को ऐड मत करना आपस में कभी भी, रोज को आपस में ऐड कर सकते हो, कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हो, ये ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रॉपर्टीज अब तक स्टडी की। ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपन चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ये वर्क कैसे करता है, ये अगर आपको a1 l1, ठीक है, a1 b1 a2 b2 इंटू l1 m1 l2 m2 इस तरीके से गिवन है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, a1 l1 प्लस
B1L2, इसको 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 इसको, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे A1M1 प्लस B1M2, ठीक है, ये हो गया। अब अगली रो में चलते हैं। अगली रो में कैसे करोगे, A2L1 B2L2, A2L1 प्लस B2L2, और फिर फाइनल क्या हो जाएगा, A2M1 प्लस B2M2, ठीक है। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यहां पे ये है कि क्वेश्चन में अक्सर क्या होगा, आपको यहां से यहां जाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपको यहां से यहां जाने को नहीं बोलेगा, उल्टा जाने को बोलेगा क्वेश्चन वाला। तब मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में। और इन्हीं पे ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनको ट्राई कर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। उल्टा मल्टीप्लिकेशन खोलना पड़ेगा आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर करना। अब अपन आ गए इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जहां से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहले समझो होता क्या है। अपने को कोई भी ऐसे सिस्टम गिवन होगा, मतलब सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं लिखेंगे, d1 लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, d1 d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इस तरीके से जो सिस्टम गिवन है, यानी कि ऐसे तीन इक्वेशंस गिवन है, और हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। हमें करना क्या होता है इसके अंदर, फाइंड एक्स वाई जेड सच दैट ऑल थ्री इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। हमारा मकसद क्या है कि हमें ऐसी तीन एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने हैं जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अगर अपन ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास ऐसे तीन प्लेन है, और हम देखना चाहते हैं कि वो तीनों के तीनों प्लेन किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो निकालना चाहते हैं। तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है। उधर नहीं जाते प्लेन की तरफ, वापस डिटर्मिनेंट में आ जाते हैं अपन। तो अपने पास ये सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर ना, इस सिस्टम के सॉल्यूशन जो है, ये सिस्टम दो प्रकार का होता है। सबसे पहला तो होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक तो होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा उस पर बाद में बात करेंगे, पर कंसिस्टेंट होने का मतलब यह सॉल्यूशन मिलेगा। और इनकंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। अब सॉल्यूशन मिलेगा तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, ठीक है, इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज आती है। यानी कि एक तो मिलती है अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इकलौता सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और दूसरी हमें मिलती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो आपके सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। दो दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। तो अपना जो सिस्टम है, उनको ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कितने हिस्सों में, सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है भाई। होमोजीनियस कैसा होता है, a1x, होमोजीनियस कैसा होता है अपना, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। और नॉन होमोजीनियस कैसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। आपने डिफरेंस क्या देखा कि होमोजीनियस में इक्वल टू के बाद हर जगह जीरो है, और नॉन होमोजीनियस में कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो हमारा सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है होमोजीनियस सिस्टम, ये होता है ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज
कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन ना मिलने वाली कोई भी कंडीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई इसको 0 0 0, बिकॉज 0 0 0 ऑलवेज सेटिस्फाई, ऑलवेज सेटिस्फाई, ठीक है। यहां पे आपको 0 0 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगा, बट हो सकता है और भी करते हो, इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी केस होता है। बट नॉन होमोजीनियस के अंदर क्या होता है? नॉन होमोजीनियस के अंदर आपके पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, क्या कंसिस्टेंट होता है, क्या इनकंसिस्टेंट होता है। अब आते हैं क्रैमर्स रूल के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे कि इस सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं। अब बात करते हैं क्रैमर्स रूल के बारे में, ठीक है। क्रैमर्स रूल को यूज करके अपन अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डी लिखते हैं। डी होता है अपना a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, सही है। उसके बाद d1 होता है आपका, d1 कितना होगा? ये जो कॉलम 1 है इसकी जगह पे d1 वाली टर्म लिखोगे, d1 d2 d3, बाकी सब सेम रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। d2 के अंदर क्या करोगे? यहां पे कितना आ जाएगा आपका? यहां a1 a2 a3 एज इट इज रहेगा, लेकिन कॉलम 2 के अंदर d1 d2 d3 और c1 c2 c3, सही है यहां तक। फिर अपन लिखते हैं d3। d3 के अंदर हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3, सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद भाई x कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा d1 अपॉन d, y हो जाएगा आपका d2 अपॉन d, ठीक है, और z आपका हो जाएगा d3 अपॉन d। अब इनको एनालाइज करते हैं केसेस को अच्छे से डीपली। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इफ d इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहला केस आता है अगर d इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर d इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर d1 d2 d3 सारे के सारे नॉन जीरो हैं, ठीक है। देन सारे के सारे जीरो हैं, सॉरी, अगर सारे के सारे जीरो हैं देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपका डिटर्मिनेंट डी जीरो है और d1 d2 d3 भी जीरो है तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, सही है। इफ वन ऑफ d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब d1 d2 d3 में से कम एक नॉट जीरो हो गया ना, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ, तो देन हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ये क्या, कौन सा केस है? कंसिस्टेंट का केस है। और ये कौन सा केस हो गया? इनकंसिस्टेंट का हो गया। मतलब इनकंसिस्टेंट होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट डी को जीरो होना पड़ेगा और d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो आपका नो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक बात है। अब बारी आती है सेकंड केस की। अब बारी आती है सेकंड केस की, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या है कि आपका डिटर्मिनेंट डी जो है वो हो जाए नॉट इक्वल टू 0, और ये अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तब आपको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और ये कौन सा केस हो जाता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का केस हो जाता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उम्मीद करता हूं, ठीक है। पर आगे चलते हैं और एक और केस स्टडी करते हैं जहां पे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू क्या है? 0 है। पिछले बार d1 d2 d3 था, अब 0 है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये केस क्या है? ऑलवेज कंसिस्टेंट है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई होमोजीनियस हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या स्टडी है अपनी भाई? सबसे पहले कि अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको मिलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर d नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, और जो कि किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 0 0 0 के, ठीक है। और जिसको अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सही है। तो भाई ये था अपना डिटर्मिनेंट का सारा लेखा जोखा, ठीक है। और ये जो सिस्टम वाला पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई जरूर करना, ठीक है।
ये अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना, आपका थोड़ा रिवीजन वगैरह हो जाएगा। चलो टाटा।